Now we study the phenomena called interference. इंटरफेरेंस ये एक वेव फिनोमेना है और इसीलिए क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था साउंड का इंटरफेरेंस, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस इन लाइट, क्योंकि लाइट एक वेव है, साउंड भी एक वेव है, इसलिए दोनों इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं। तो इंटरफेरेंस में जाने से पहले, इंटरफेरेंस को समझने से पहले हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स, when two or more waves reach simultaneously at a point, मतलब दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी पॉइंट पर जब साइमल्टेनियसली पहुंचती हैं तो उस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उन वेव्स ने प्रोड्यूस किए हुए इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। पूरा स्टेटमेंट फिर से मैं बोलता हूं। क्या बोला मैंने? when two or more waves reach simultaneously at a point, then the resultant displacement is vector sum of displacements produced by the individual waves. जैसे यहां पर मान लो तीन वेव्स कहीं पहुंचती हैं किसी पार्टिकल पर एक साथ। ये y1 जो है ये पहली वेव ने प्रोड्यूस किया हुआ डिस्प्लेसमेंट है, y2 ये किसी दूसरी वेव ने, y3 ये तीसरी वेव ने। तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? उन वेव ने प्रोड्यूस किए हुए इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही हो। जैसे साउंड की बात करेंगे, मान लो साउंड की बात करेंगे तो वहां प्रेशर और डेंसिटी के चेंजेस आते हैं, तो ये सब प्रेशर्स हो जाएंगे। मतलब उस पॉइंट पर जहां ये तीनों वेव्स एक साथ रीच करती हैं, रिजल्टेंट प्रेशर इन तीनों वेव्स ने प्रोड्यूस किए हुए प्रेशर के चेंजेस के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और यही है कॉज बिहाइंड इंटरफेरेंस। बल्कि बहुत सारे वेव फिनोमेनास का ये कॉज है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी का नतीजा है कि इंटरफेरेंस होता है। अब इंटरफेरेंस होता क्या है? तो इंटरफेरेंस, हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट में इंटरफेरेंस हम जानना चाह रहे हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करवाने के लिए हमको चाहिए होंगी दो लाइट वेव्स या वेव ट्रेन्स। हमें चाहिए दो वेव्स। कैसी? ऐसी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स नियरली सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हो, ऐसी वेव्स। नियरली सेम डायरेक्शन मतलब when two waves of same frequency propagating in nearly same direction सुपरपोज हो गई किसी रीजन में जाकर, किसी पॉइंट पर जाकर ये दोनों वेव्स सुपरपोज हो गई, तो नतीजा हुआ, इस सुपरपोजिशन का नतीजा हुआ कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो गया। अभी हमने समझा नहीं है कि इंटरफेरेंस होता क्या है, अभी आपको बताने जा रहा हूं मैं। अभी तो आपको मैंने कंडीशंस बताई कि हमको इंटरफेरेंस फिनोमेना करवाना हो तो हमको चाहिए होंगी दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, नियरली सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हुई सुपरपोज हुई। सुपरपोज होने से इंटरफेरेंस हो गया। अब इंटरफेरेंस हुआ मतलब क्या हुआ? तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन ऐसी है। क्या कहते हैं हम? ये तो कंडीशंस आपको बताई हैं, डेफिनेशन इसकी ये है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब जिस रीजन में सुपरपोजिशन हुआ है वहां पर इंटेंसिटी के
डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडिफिकेशन हो जाता है। मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं जहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मान लो दो वेव्स हैं और इन दो वेव्स के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटीज I1 और I2 हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया किसका, इंटेंसिटी का। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो गए जहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दोनों वेव्स की इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के एडिशन से ज्यादा हो गया, और कहीं रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दोनों इंटेंसिटीज के एडिशन से कम हो गई। ऐसा हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसको और आपको एक एग्जांपल देके मैं बताता हूं। मान लो कि मेरी क्लास के 10 बच्चों को मैंने इस तरह से एक लाइन में खड़ा किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे इस तरह से खड़े हुए हैं, और मान लो मैं सबको 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, सबको 100 रुपए मैंने दे दिए। इस तरह इन 10 बच्चों में मैंने कितने रुपए बांट दिए, 1000। ये पैसा मैंने इनको बांट दिया। और उसके बाद यदि मैंने ये किया कि इस पहले बच्चे के पैसे लेकर दूसरे को दे दिए, इस तीसरे नंबर पर खड़े हुए को के चौथे नंबर को दे दिए, मतलब जो ये ऑड प्लेसेस के बच्चे हैं इनके पैसे लेकर इवन प्लेसेस पे खड़े हुए बच्चों को दे दिए, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन पहले कैसा था, पहले था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, 100 100 100 100 सबके पास 100 थे। पर ऐसा करने पर अब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पहले बच्चे के पास कुछ नहीं बचेंगे, दूसरे के पास 200 हो जाएंगे, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास 200, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास 200। तो ये पैसे का केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहीं से आया नहीं है पैसा, मतलब डिसअपियर नहीं हुआ है, और कहीं वो एडिशनली अपीयर नहीं हुआ है, न डिसअपियर ना अपीयर, बल्कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है पैसा। पहले भी 1000 रुपए थे और अब भी कितने होंगे, 1000 ही रुपए अभी भी होंगे इन सब बच्चों के पास मिलकर। बस पहले 100 100 100 इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन था, अब 0 200 0 200 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बस ठीक इसी तरह की बात यहां पर भी होती है कि जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की नियरली सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई किसी पॉइंट पर सुपरपोज होती हैं, किसी रीजन में सुपरपोज होती हैं, तो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, I1 प्लस I2 से भी ज्यादा हो जाती है। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से भी कम हो जाती है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी यदि एग्जाम में आपको आएगा व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो ही आपको ये लिखना है, मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इसकी कंडीशंस, हाल फिलहाल हमने ये कहा है आपसे कि दो लाइट वेव चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी की, नियरली सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई, सुपरपोज हुई और इंटरफेरेंस हो गया। अभी हम इन कंडीशंस पर और भी डिटेल में विचार करेंगे आगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इंटरफेरेंस में आपको वो कंडीशन सब समझ में आएंगी कि किस तरह हम इन लाइट सोर्सेस को हासिल करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उन्हें कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। उनकी डेफिनेशन आगे बढ़ने पर ये सब बातें आपको समझ में आएंगी। अब हम आएंगे इंटरफेरेंस की, हम कंडीशंस एस्टैब्लिश करेंगे, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ, फिर सिलेबस आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो पहले अब हम फाइंड करेंगे कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम एस्टैब्लिश करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। तो इंटरफेरेंस यानी मैंने अभी आपको समझाया था कि दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की जब नियरली सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हुई सुपरपोज होती हैं तो इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस में मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी हो जाता है। इसको और डिटेल में भी आपको समझाएंगे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब मैं इसकी निकाल रहा हूं कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो मैंने कंसिडर की दो वेव्स, लेट द इंटरफेयरिंग वेव्स, मान लो जो वेव्स इंटरफियर हो रही हैं
लेट द इंटरफेयरिंग वेव्स आर, ये मैं कंसिडर कर रहा हूं दो वेव्स, उसमें से पहली वेव ये है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। इस इक्वेशन को आप जानते होंगे, इसको आप पहचान गए होंगे, ये प्रोग्रेसिव वेव है और प्रोग्रेसिव वेव में साइन का आना बता रहा है कि हार्मोनिक है, फिर इसमें x का आना ये बता रहा है कि ये x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एम्पलीट्यूड a1 और ये डिस्प्लेसमेंट y1 प्रोड्यूस कर रही है किसी रीजन में जाकर या किसी पॉइंट पर जाकर। तो ये है पहली इंटरफेयरिंग वेव। इसी तरह मैं मान रहा हूं कि ये है दूसरी इंटरफेयरिंग वेव a2 साइन ओमेगा टी माइनस k इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसा मैंने मान लिया दूसरी इंटरफेयरिंग वेव को। अब इन दोनों में कॉमन बात क्या है, तो इसमें भी ओमेगा का आना बता रहा है कि ये भी उसी फ्रीक्वेंसी की वेव है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम, एम्पलीट्यूड अलग है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2। और यहां एक फर्क है, फर्क यह है कि ये x पाथ ट्रेवर्स करके आई हुई है और ये x प्लस डेल्टा एक्स, मतलब ये कुछ एडिशनल पाथ फॉलो करके आई है, ट्रेवर्स करके आई है, कितना, डेल्टा x के बराबर, और इसने उस पॉइंट पर y2 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है। और इसको 2 कहने के पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। a2 साइन, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस k का अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस के डेल्टा एक्स, इस क्वांटिटी को मैं फाई कह देता हूं क्योंकि k है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, k है प्रोपोगेशन कांस्टेंट और डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस। तो हमें मालूम है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इज फेज डिफरेंस, तो ये डेल्टा फाई है इन दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस जब ये किसी पॉइंट पर रीच करती हैं साइमल्टेनियसली। तो ये k इंटू डेल्टा एक्स को हम फाई लिख सकते हैं, और इसको यदि फाई लिखेंगे तो y2 इज इक्वल टू हो गया a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाई के बराबर। तो ये इनके बीच फेज डिफरेंस है जब वो वहां रीच करती हैं, ये हमको याद रख लेना है हमेशा के लिए। तो ये अब मैं वापस इन वेव्स को लिखता हूं यहां, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पहली इंटरफेयरिंग वेव, और दूसरी इंटरफेयरिंग वेव क्या है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाई, ये इक्वेशन 2। और इसमें फाई क्या है, तो फाई है k डेल x, मतलब k इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स। अब ये मैथमेटिकली जो कुछ हमने लिखा हुआ है इसको फिजिकली समझने के लिए सपोर्ट में मैंने एक डायग्राम यहां पर बना रखा है। ये S1 S2 दो सोर्सेस, और इन दोनों से प्रोड्यूस्ड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और P है वो पॉइंट जहां हम इनका इंटरफेरेंस करवा रहे हैं। इससे चलने वाली वेव x डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है जो S1 से चली, और जो S2 से आ रही है उसने कितना पाथ ट्रेवर्स किया, x प्लस डेल्टा एक्स। इनिशियल फेज डिफरेंस इनके बीच नहीं है, ये हमारा सपोजिशन है, और इसको आखिरी तक आप याद रखेंगे कि दोनों सोर्सेस के से जब वेव्स इमिट होती हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0। तो जो भी फेज डिफरेंस आएगा इट विल बी ड्यू टू पाथ डिफरेंस, और वो कितना है, k डेल्टा एक्स के बराबर। तो यहां पर आकर हम सुपरपोजिशन करवा रहे हैं, तो अब हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, दैट इज y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो हमको मिल जाएगी रिजल्टेंट वेव। तो मैं इसको रब कर रहा हूं इस पार्ट को, और अब हम सुपरपोजिशन लगाकर रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये हैं वो दो इंटरफेयरिंग वेव्स, और अब हमको चाहिए रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकालने के लिए हम लगा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फ्रॉम superposition principle, what we can write? We can write y is equals to y1 plus y2। बस इनकी वैल्यूज यहां पुट करनी है और सॉल्व कर देना है, तो हमको मिलेगी रिजल्टेंट वेव। तो मैं इनकी वैल्यूज यहां डालता हूं, y is equals to y1 is a1 sin omega t minus kx
एंड y2 इज दिस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको अलग ब्रैकेट में रखकर फाई को अलग रखकर मैं ऐसा लिख देता हूं, और यहां मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा साइन ए माइनस बी। बायो वाले ध्यान देंगे, साइन ए माइनस बी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो ये इक्वेशन है, प्लस इसे ओपन भी करेंगे और a2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो पहली टर्म आएगी a2 साइन a कॉस b, और फिर एडिशन में प्लस a2 कॉस b साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो कॉस a मतलब ये आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन b दैट इज साइन फाई। इस तरह ये मिलती है हमको रिजल्टेंट वेव, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इससे कुछ समझ पाना बहुत मुश्किल काम है, और इसलिए हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो दो टर्म्स हैं पहली, इन दोनों टर्म्स में से मैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये कॉमन कर लूंगा, और इनको यदि कॉमन कर लेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को, तो यहां पर बचता है a1 और ये कॉमन, और यहां बचेगा a2 cos फाई प्लस a2 cos फाई। जब हम इसमें से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन कर लेंगे तब की बात, ये रिड्यूस हो गई ये दोनों टर्म्स, और अब ये बचती है, और इसमें आ रहा है a2 साइन फाई, इसे मैंने पहले लिख लिया साइन फाई को a2 के साथ, और साथ में आ रहा है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अब ये जो इक्वेशन आई है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इससे कुछ रिजल्ट निकाल पाना मुश्किल है, इसलिए मैं एक सपोजिशन करूंगा, और वो सपोजिशन क्या है, सपोज ये क्वांटिटी a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई, इसको मैं रिगार्ड कर लेता हूं a cos थीटा, और ये जो a2 साइन फाई है, इस a2 साइन फाई को मैं अज्यूम कर लेता हूं a साइन थीटा। और ऐसा हमने क्यों किया है, सिंप्लीफाई करने के लिए, और ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि यहां आप देखो LHS में सभी क्वांटिटीज नोन है, a1 a2 आर एम्पलीट्यूड्स and phi is the phase difference between the waves when they reach point P। तो ये नोन क्वांटिटीज हैं a1 a2 and phi, और नोन क्वांटिटीज की टर्म्स में इनको अज्यूम करना इसमें कोई खराबी नहीं है, इनडायरेक्टली ये भी नोन क्वांटिटीज ही हो जाएंगी क्योंकि इधर सब पता है। ऐसा सब्स्टिट्यूशन हम यहां करेंगे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन में, और रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन में ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने पर इसको जब मैं लिखूंगा a cos थीटा, और ये ऑलरेडी यहां आ रहा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और a2 साइन फाई की जगह हम डालेंगे a साइन थीटा, a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसमें से यदि a कॉमन ले लें तो फिर हमें दिख रहा है कि ये साइन a कॉस बी कॉस a साइन b, यानी फिर से ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी वी कैन राइट इट to be sin omega t minus kx minus theta, and this equation represents resultant wave। यानी इस पूरी मैथमेटिक्स में हमको जो बातें याद रखनी है वो कौन सी, नंबर एक ये कि इंटरफेयरिंग वेव्स कौन सी हैं और उनके बीच फेज डिफरेंस कितना है k डेल x, जिसमें डेल्टा x पाथ डिफरेंस है, और इनके सुपरपोजिशन का नतीजा जो रिजल्टेंट वेव आई वो क्या है, वो उसकी इक्वेशन हम याद रखेंगे। बाकी ये मैथमेटिक्स अब किसी काम की नहीं है। तो रिजल्टेंट वेव क्या आई है, तो रिजल्टेंट वेव ये आई है y इज इक्वल टू a कैपिटल A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा के बराबर, ये रिजल्टेंट वेव है। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। अब इसका करें एनालिसिस, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इसमें जो ये है a कैपिटल, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है रिजल्टेंट वेव की, और हम देख रहे हैं कि जिन फ्रीक्वेंसीज की ये इंटरफेयरिंग वेव्स थी
रिजल्टेंट वेव भी उसी फ्रीक्वेंसी की मिलती है। साइन फंक्शन का आना बता रहा है कि अभी भी हार्मोनिक है, के सेम यानी प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम, फर्क सिर्फ ये है इसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है और फर्स्ट इंटरफेयरिंग वेव के साथ इसका फेज डिफरेंस थीटा है। ये रिजल्ट हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? देयरफॉर द रिजल्टेंट वेव इज also harmonic with frequency omega and phase difference with first interfering wave। इसके साथ ये फर्स्ट इंटरफेयरिंग वेव का फेज और ये रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस थीटा है, तो फेज डिफरेंस थीटा, ये हमारा रिजल्ट, ये हमारा कंक्लूजन। अब हमारा एजेंडा है कि इस एम्पलीट्यूड का पता लग जाए। ये जो एम्पलीट्यूड आया है कैपिटल ए, ये हमको मालूम करना है, ये हमारा अब आगे का काम। इतना सब होने के बाद, और इसको मैंने सेव कर दिया है, आपको रिवीजन के लिए काम आएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, ये हमने सपोज की थी इक्वेशंस, इनसे हम ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। तो अब मैं फाइंड करूंगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए मुझे करना है सिर्फ ये कि ये जो इक्वेशन 3 और 4 हैं इनकी स्क्वेयरिंग करके ऐड कर देंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 3 and 4, बस इतना सा काम करना है। अब इस 3 और 4 में जो RHS हैं वो हैं a cos थीटा a sin थीटा, इनकी स्क्वेयरिंग a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आएगा एडिशन में, एडिशन के बाद sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा विल यील्ड 1, यानी यहां मिला हमको a स्क्वायर। और इधर LHS में जब हम ऐड करेंगे तो इसमें आएंगी 3 टर्म्स, क्या क्या होंगी वो? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई, और एक टर्म यहां से आएगी a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। वो a2 स्क्वायर वाली टर्म में a2 स्क्वायर कॉमन लेने पर sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई का एडिशन 1, यानी 3 टर्म्स सिर्फ बच जाएंगी। वो कौन सी? a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर, ये 3 टर्म्स बच जाएंगी। ये आ गया हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बल्कि उसका स्क्वायर, यानी हम याद कर लेंगे कि रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पहली इंटरफेयरिंग वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट वेव्स एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव एंड कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और ये रिजल्ट तो आपका जाना पहचाना है, ये बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ जैसा है। मतलब इन दोनों वेव्स के यदि एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर मान लिया जाए और उनको एंगल फाई पर इंक्लाइन कर लिया जाए, जो उनके बीच फेज डिफरेंस है, और एक पैरेललोग्राम फॉर्म करके उसका यदि डायगोनल फाइंड करें तो हमको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिल जाता है। इसको कहते हैं वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड कई सारे सवालों में ये वेक्टर मेथड बहुत हेल्प करती है। मतलब हम करते क्या है, इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर्स मान लेते हैं और वेक्टर्स मानकर इनको इस तरह फाई एंगल पर इंक्लाइन कर लेते हैं। ये मान लो a1, ये a2। हालांकि एम्पलीट्यूड जो है वेक्टर्स नहीं होते हैं, पर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स या आंसर, क्विक आंसर के लिए हम उनको वेक्टर्स मानकर फाई पर इंक्लाइन कर लेंगे और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इसका डायगोनल फाइंड करेंगे, और डायगोनली हमें देगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मान लो ये फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो हम इससे रिकॉल कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। a स्क्वायर विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और ये कहलाती है वेक्टर मेथड। वापस हम यहाँ आते हैं। अब हमको एक काम और करना है, और वो है इस थीटा को निकालना है। और ये थीटा कितना होगा, तो थीटा निकालने के लिए सिर्फ आपको डिवाइड ही तो कर देना है। डिवाइडिंग
इक्वेशन 4/3, 4/3। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी टैन थीटा, टैन थीटा वो ए कैंसिल आउट हो गया है, इधर बचेगा A2 साइन फाई, और नीचे आएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई। इस तरह हमको पहली इंटरफेयरिंग वेव के साथ रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा। यदि आप वेक्टर मेथड से चाह रहे हो तो आपको यह एंगल फाइंड करना है, और जैसा हम वेक्टर्स में करते हैं, मान लो यह एंगल है थीटा, तो थीटा क्या है, तो थीटा है रिजल्टेंट वेव का पहली इंटरफेयरिंग वेव के साथ फेज डिफरेंस। टेन थीटा निकालने के लिए हम ऐसा सोचते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है जिस वेक्टर के साथ, वो अकेला नीचे आता है A1, और ऊपर दूसरा वाला साइन फाई के साथ, और एडिशन में नीचे कॉस के साथ में। इस तरह आप इसको रिकॉल कर सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो अब ये सब पूरी जो मैथमेटिक्स अभी हुई है, ये कहानी खत्म हुई नहीं है, अभी हम आधे रास्ते पर हैं। आपको बस जल्दी से इसे रिवाइज कर लेना है कि ये पहली इंटरफेयरिंग वेव y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ये दूसरी इंटरफेयरिंग वेव। जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस करवा रहे हैं वहां इनके बीच फेज डिफरेंस फाई, और फाई कितना है, k डेल x। ये इंटरफेयरिंग वेव्स और ये रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और थीटा फर्स्ट इंटरफेयरिंग वेव के साथ फेज डिफरेंस। और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और टैन थीटा मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, फेज डिफरेंस विद फर्स्ट इंटरफेयरिंग वेव ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब हमको एक वेव प्रॉपर्टी पता है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि इंटेंसिटी किसी वेव की एम्पलीट्यूड स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमको मालूम है। और यदि ये हमें पता है तो हम जिस तरह रिजल्टेंट वेव का हमने एम्पलीट्यूड अभी लिखा हुआ है यहाँ, उसी तरह हम इसकी इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके। सिर्फ यहाँ मेंशन करेंगे, इसका कंप्लीट फॉर्मूला जरूरत नहीं है हमें, हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि इंटेंसिटी किसी वेव की एम्पलीट्यूड स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी का फायदा उठाते हुए इस A1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं I1, इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट इंटरफेयरिंग वेव। इसको लिख सकता हूं मैं I2, और यहां मैं लिख सकता हूं 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई के बराबर, और ये मुझे मिल गई रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, इन्हीं के बेसिस पर अब हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस डिसाइड करेंगे। अब आता हूं मैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की शर्तें फाइंड करते हैं, कंडीशंस फाइंड करते हैं कि किन शर्तों पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी का मैक्सिमम हो जाना, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम हो जाना, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड दोनों मिनिमम हो जाना, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन कंडीशंस को एस्टैब्लिश करने के पहले वापस मैं लिखता हूं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन by the formula A square is equals to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi, whereas resultant intensity is given by I equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 into cos phi। इन फॉर्मूले के बेसिस पर हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस एस्टैब्लिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते ही उनको है, उन पॉइंट्स को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स कहते हैं जहां एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, उन्हें कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स। और यहां पर अब वेरिएबल पहले ढूंढें, कौन सा वेरिएबल है। A1 A2 एम्पलीट्यूड्स हैं,
ये तो जैसे ही हम वो वेव्स लेंगे फिक्स हो जाएंगे, ये बदल नहीं सकते। बदल सकता है केवल फाई, और फाई है फेज डिफरेंस, और हमें मालूम है कि ये फेज डिफरेंस दोनों में आया हुआ है, ये फाई, ये है के डेल एक्स। मतलब जब ये दोनों वेव्स किसी रीजन के अलग अलग पॉइंट्स पर पहुंचेंगी तो उनके बीच होगा कुछ पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस से फिक्स होगा फाई का वैल्यू। और फाई यदि वेरिएबल है तो कॉस फाई भी वेरी करेगा। जब कॉस फाई मैक्सिमम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और जब कॉस फाई मिनिमम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दोनों मिनिमम होकर डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बन जाएगी। मतलब सबसे पहले हमें यही सोचना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कहां पर ये पॉसिबल है, तो वहां पॉसिबल है जहां कॉस फाई मैक्सिमम हो जाए। ये पहली कंडीशन, ये दिमाग में आनी चाहिए। कॉस फाई का मैक्सिमम हो जाना मतलब कॉस फाई का +1 हो जाना। और कॉस फाई जब +1 है तो फाई कितना है, तो फाई होगा एक तो 0, पर सिर्फ 0 नहीं, 0 के बाद भी कई सारे इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे फाई के। जब जब कॉस फाई को +1 हो जाना है तो पहली वैल्यू 0, देन 2 पाई, देन कम्स 4 पाई, 6 पाई, इस तरह इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। अब इसको मैं जनरलाइज करता हूं, और जनरलाइज करके फाई को हम लिख सकते हैं 2n पाई। डेलिबरेटली मैंने इसको, इंटेंशनली मैंने इसको 2n पाई लिखा है, जहां पर मैं n लूंगा कितना, 0 1 2 3 4। वैल्यूज पुट करें, 0 डालने पर फाई कितना आता है, 0 1 2 पाई 2 4 पाई, और हर बार कॉस फाई का वैल्यू +1 हो जाएगा। मतलब ये फेज डिफरेंस, यानी जब जब दो वेव्स इन फेज डिफरेंसेस से पहुंचेंगी तब तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखो, इसको हम कहेंगे इवन मल्टीपल ऑफ, याद रखने के लिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई। दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर पाई का इवन मल्टीपल, और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इंटेंशनली। वो रीजन आपको बाद में समझ में आएगा, जब हम फ्रिंज वर्थ या पोजीशंस ऑफ फ्रिंजेस फाइंड करेंगे तब ये बात आपको समझ में आएगी कि क्यों मैंने 0 1 2 3 4 ले रखा है। अब ये आ गया फाई। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस फ्रॉम फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, फेज डिफरेंस होता है k, यानी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये जनरल फॉर्मूला है फेज डिफरेंस का। पर यदि ये फेज डिफरेंस ये 2n पाई यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दें तो ये शर्त बन जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो मैं यहां डालता हूं 2n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फाई विल बी 2n पाई, एंड 2n पाई कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x. दिस 2 पाई विल कैंसल आउट एंड डेल्टा x comes out to be n लैम्डा, ऐसे। और n की वैल्यूज यही रहेंगी, 0 1 2 3 4 रहेंगी। और कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिख लेते हैं, 2n मतलब 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको इस तरह भी लिख लिया जाता है। और जैसे हमने यहां याद किया है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होता है, जहां फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल हो, वैसा ये याद कर लेंगे कि जहां जहां पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल हो लैम्डा बाई 2 का, वहां पर होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब इन दोनों वेव्स के बीच जहां जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, एक तो 0, n की वैल्यू 0 डालने पर ये आएगा 0, फिर 1 डालने पर लैम्डा, 2 डालने पर ये आएगा, 2 डालने पर आएगा 2 लैम्डा, 3 डालने पर 3 लैम्डा। यानी जहां पूरे लैम्डास का फर्क होगा, या तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो आपको ये शर्तें फिर से मैं एक बार बताता हूं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वो पॉइंट्स जहां एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और ये कब होती है, जब कॉस फाई मैक्सिमम हो, क्योंकि इसमें वेरिएबल केवल कॉस फाई है। कॉस फाई जब मैक्सिमम, और कॉस फाई कब मैक्सिमम, जब कॉस फाई +1। और ये +1 कब, जब फाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी पाई का इवन मल्टीपल। और इसको यहां पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले में डालने पर हमको ये कंडीशन मिल गई कि पाथ डिफरेंस जहां लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होता है, वहां
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब एक काम और कर लेना है, वो ये कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है। तो यहां क्या पुट करेंगे, +1, और +1 पुट करेंगे तो ये होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 यानी a1 प्लस a2 होल स्क्वायर्ड, और उसका रूट लेंगे तो एम्पलीट्यूड मिला हमको a1 प्लस a2। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं, यहां डालेंगे हम +1 तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर्ड में, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर्ड, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो दिस फॉर्मूला गिव्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस गिव्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसकी बात हम बाद में भी करेंगे। अब आते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस पर। जिस तरह ये थी कंस्ट्रक्टिव की, वैसी ही हमको मिलती हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्तें। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि डिस्ट्रक्टिव के लिए cos phi 0 हो जाएगा। 0 कोई कंडीशन नहीं है, ना कंस्ट्रक्टिव की, ना डिस्ट्रक्टिव की, ना मैक्सिमा की, ना मिनिमा की, क्योंकि cos phi की वैल्यू वेरी करती है +1 से -1 तक। तो जब ये cos phi -1 होगा तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। एक्चुअली ये जो टर्म है 2a1 a2 या ये टर्म 2√I1 I2, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। ये जब इंटरफेरेंस टर्म I1 प्लस I2 में ऐड होती है वहां होता है कंस्ट्रक्टिव, और जब ये 2√I1 I2 I1 प्लस I2 में से सब्ट्रैक्ट होता है वहां पर होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो cos phi का 0 होना या phi का 90 होना ये कोई कंडीशन नहीं है। डिस्ट्रक्टिव में हमको जिस तरह यहां cos phi को मैक्सिमम कहा था, वैसा अब हमको कहना पड़ेगा कि जब cos phi -1 यानी पहले मिनिमम हो जाए, cos phi मिनिमम यानी cos phi -1, और -1 होने के लिए phi को होना पड़ेगा 180 सबसे पहले, पाई फिर 3 पाई फिर 5 पाई, ऐसी सेवरल वैल्यूज। अब इसको जनरलाइज करें तो जैसे यहां हमने पाई का इवन मल्टीपल कहा था, यहां हम बोलेंगे पाई का ऑड मल्टीपल, 2n-1 इंटू पाई। बस n की वैल्यू 0 1 2 3 4 न लेकर 1 2 3 4 लेना पड़ेगी। तो जैसा यहां हमने याद किया था पाई का इवन मल्टीपल, वैसा यहां याद करेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसा याद कर लेंगे। ये आपको बस याद रखने में हेल्प होगी इससे। कंस्ट्रक्टिव कहां होता है, पाई का जहां इवन मल्टीपल हो, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस जहां पाई का ऑड मल्टीपल हो वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। वहां n को 0 1 2 3 4 लेना है, यहां 1 2 3 4 लेना है, बस ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब यदि हम ये लगा दें वापस फॉर्मूला, फ्रॉम फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इस कंडीशन को इसमें सेट करता हूं, 2n-1 इंटू पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। ये पाई कैंसिल आउट, डेल्टा एक्स बराबर हो गया 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। इसका मतलब जैसा यहां याद किया था इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो यहां याद कर लेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। क्या क्या वैल्यूज होंगी, और n की वैल्यू जैसे यहां 1 2 3 4 डालेंगे यहां भी वही डालेंगे। पाथ डिफरेंस जहां कैसा होगा, 1 डालने पर क्या आएगा लैम्डा बाई 2, 2 डालने पर 3 लैम्डा बाई 2, 3 डालने पर 3 डालेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2। इस तरह जहां जहां लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा, वहां पर होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर भूलना ये नहीं है कि वो दोनों सोर्सेस से इमिट होने वाली वेव्स का इनिशियल फेज डिफरेंस 0 था। जो कुछ फेज डिफरेंस आया है वो आया है ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस केवल आया है, या ये फेज डिफरेंस आया है ड्यू टू ओनली पाथ डिफरेंस। ये बात ध्यान रखनी है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसे यहां कंस्ट्रक्टिव में a1 प्लस a2 हो गया, इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर्ड हो गई, वैसी यहां क्या होगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में यहां cos phi को हमें -1 सब्स्टिट्यूट करना है,
और -1 लिखेंगे तो क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। और यदि ये माइनस होगा तो हम लिख सकते हैं a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, और समवन विल राइट a2 माइनस a1 होल स्क्वायर। एनीथिंग कैन बी रिटन। तो ये झगड़ा खत्म करते हैं, हम उसको ना तो लिखेंगे a1 माइनस a2 होल स्क्वायर और ना लिखेंगे इसे a2 माइनस a1 होल स्क्वायर। ये झगड़ा खत्म करके हम इसे लिखते हैं a1 और a2 का पॉजिटिव डिफरेंस, और ये होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड, a1 और a2 का पॉजिटिव डिफरेंस। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले में -1 डालने पर यहां कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी को हम इस तरह लिखेंगे √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, ये मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये सब कंडीशंस हमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी फिर इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम्स हमसे बन पाती हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे अब, और हम पढ़ेंगे अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उससे आपको ये बातें और भी क्लियर होंगी।